हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ अवर बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड आईबीसी एक्ट विच इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 अपने साथ में लेकर बैठे हो। So before starting this video, I would like to appeal everyone to please subscribe and like and share my channel and this video, ताकि मेरी रीच थोड़ी बढ़े और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले, बिकॉज कभी कभी मेरा मोटिवेशन बहुत ही नीचे चला जाता है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम सिर्फ कमर्शियल लॉज एंड कॉर्पोरेट लॉज डील करते हैं और आगे हम लोग और भी लॉज डील करेंगे। केस लॉज अभी हम लोग ने इंक्लूड नहीं किया है, हम सिर्फ बेयर एक्ट इंटरप्रेट करते हैं। एंड अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करिए, वहां पर पीडीएफ मैं अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, तो आप वहां पर से ले सकते हैं। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो और कुछ मुझे वो करना है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आईबीसी कोड पिछली बार स्टार्ट किया था। हमारी कहानी यहाँ पर शुरू हुई थी एक डिफॉल्ट से, और हमारी कहानी खत्म होनी थी एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने से, और या फिर इंसॉल्वेंसी का एडजुडिकेशन हमारे कोर्ट से आने से। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। हमने सारे इसकी सीआईआर की प्रोसेस हमने आधी शायद हमने पूरी कर ली थी। अगर मुझे याद है कि हमने सेक्शन 22 या 24 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग इस सीआईआरपी प्रोसेस को पूरा कर लेंगे ताकि हम अगली वीडियो में पीपीआईआरपी प्रोसेस हम लोग डील कर पाए और बाकी जो फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग्स है वो सब देख पाए। तो मेरे हिसाब से 22 तो हो गया था। 24 में मीटिंग के बारे में भी आपको बता रही थी। 25 से हमें शुरू करना था शायद से रेजोल्यूशन प्लान की ड्यूटीज, थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे। ओके हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या हुआ था, हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी। मेरे को ना कंपनी लॉ ज्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज कंपनी लॉ बहुत ही ज्यादा ही एग्जॉस्टिव और थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। आईबीसी लॉ पसंद है क्योंकि यहाँ पर एक कहानी की तरह हम पढ़ते हैं। आईबीसी जैसे सरफेसी हो गए, डीआरटी हो गई, ये सारे एक्ट्स मुझे जहाँ बहुत पसंद आते हैं जो लोग हम कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। अब वहां पर कहीं इश्यूज आ रहे हैं, कहीं कहीं डिवेंचर्स आ रहे हैं, सो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका डिफॉल्ट होता है। ठीक है, डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कौन कौन फाइल कर सकता है, ये हमारा दे रखा था सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर दे रखा था, सेक्शन 8 में हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर दे रखा था, एंड सेक्शन 10 में हमारा दे रखा था क्या कहते हैं कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, जो हम लोग कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी कहते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर हमारे सेक्शन 6 में दे रखा है कि ये तीनों हमारी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। हमने इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट भी देख लिया था कितना होना चाहिए, 10 लाख अगर पीपीआईआरपी पे है, और यहाँ पर कितना होना चाहिए हमारा सीआईआरपी में, तो हमारा 1 लाख होना चाहिए यहाँ पर डिफॉल्ट। ठीक है, डीआरटी में हमारा कितना 20 लाख का था, यहाँ पर 1 लाख तक होता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने देख लिया था कौन है, सेक्शन 5 में सारे हमने डेफिनेशन क्लॉज भी पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने सेक्शन 8 पढ़ा कि क्या कहते हैं आईआरपी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे होता है, डिमांड नोटिस के थ्रू होता है। इसको हम इसके पास मैंडेटरी नहीं होता ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास कि ये आईआरपी का नाम दे, ये ऑप्शनल होता है। और 10 डेज पीरियड ये नोटिस देगा जब भी ये अपनी एप्लीकेशन फाइल करने जाएगा, तो 10 डेज नोटिस पीरियड देगा कि देखो मैंने इसको पैसे देने का टाइम दिया था पर इसने नहीं दिया, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पे, आप छोटे छोटे डिफॉल्ट पे कोर्ट के पास नहीं आ सकते। ठीक है, सेक्शन 10 हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद 14 डेज, ठीक है, अप्रूवल जब रेजोल्यूशन प्लान और आईआरपी जो अपॉइंट करने का देता है वो हमारा 14 डेज का था। 7 डेज करेक्शन का था और बाकी उसका था। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 10A बात करता है हमारा कोविड ए में, कोविड जो कोरोना का टाइम था, तो वहां पर हमारा बोल देता है कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग नहीं होगी। 1 साल का हमें दिया था पीरियड के लिए कि 2021 तक कोई भी 24 अप्रैल 2021 तक कोई भी हमारा ये लिक्विडेशन और ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट का इनिशिएशन पीरियड नहीं करेगा। सेक्शन 11 में बोला था कि पर्सन जो इंटाइटल नहीं है रेजोल्यूशन मेक करने के लिए, मतलब रेजोल्यूशन एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए, तो कौन कौन थे हमारे कॉर्पोरेट डेटर जो सीआईआरपी या पीपीआईआरपी पे जा रहे हैं, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर, या रेजोल्यूशन प्लान जिसका 12 मंथ्स में अप्रूव हो गया है, या किसी और का जो 12 मंथ्स में रेजोल्यूशन प्लान वायलेट हो गया, तो उन लोगों का। ठीक है, टाइम लिमिट दे रखी थी सीआईआरपी में कितनी है 180, हमारे वहां पर पीपीआईआरपी पे अलग है 120 डेज है शायद से। फिर उसके बाद एक्सटेंशन कितना हो सकता है 90 डेज। ये एक्सटेंशन क्यों मिलेगा, 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स का क्रेडिटर्स का वो होगा क्या कहते हैं, तो एक्सटेंशन मिल सकता है। फिर उसके बाद
180 डेज प्राइमा फेसी थे, मतलब 180 डेज प्राइमा फेसी थे, यहाँ पर 90 डेज इंक्लूड थे, पर हमारा जो टोटल एक्सटेंशन जो जा सकता है वो 330 डेज में मैंडेटरीली ही ये पूरा प्रोसीडिंग सीआईआरपी का कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 12A बात करता है कि क्या कहते हैं विड्रॉल हो सकती है तो बिफोर एडमिशन हाँ हो सकती है, पर अगर आफ्टर एडमिशन सीओसी फॉर्म नहीं होती है तो 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 3 दिन में एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और सीओसी फॉर्म हो गया तो 90% ऑफ वोटिंग शेयर्स यहाँ पर मांगा है। ऊपर कितना मांगा था, ऊपर मांगा था हमारा 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स, यहाँ पर 12A में मांगा है जो हमारा सीओसी को विड्रॉल होना है तो फिर हमारा मांगा है 90% और 7 डेज का। सेक्शन 13 बोला था कि हमारा 2 चीजें होगी, जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन वो होगी तो सबसे पहले हमारी 3 चीजें होती है इसमें, आईआरपी अपॉइंट हो जाता है, मोरेटोरियम पीरियड जो हमारा सेक्शन 14 में वो हो जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है। अब मोरेटोरियम पीरियड में क्या क्या हमारा प्रोहिबिट है, तो रिकवर कर कोई भी प्रॉपर्टी करना या असेट ट्रांजैक्शन करना या इंटरेस्ट कोई भी कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट्स या एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट करना, इन्फोर्समेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी करना। मैंने आपको ये याद करने का बताया, रिकवर, फिर असेट ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद इंटरेस्ट जो भी कंटिन्यूएशन में एग्जीक्यूशन ऑफ या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो हम लोग आगे सबरेसी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड गारंटी पे नहीं लग सकते, कोई भी लाइसेंस इसमें कैंसिल नहीं होगा, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कैंसिल होंगे जब तक आपने पेमेंट कैंसिल नहीं कर दिया है। सेक्शन 29 रेगुलेशंस की बात करते हैं। सेक्शन 15 बात करते हैं सीआईपी में कि आपके पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी या फिर जो भी है वो जा रही है हमारी क्या कहते हैं उसमें इंसॉल्वेंसी पीरियड में जा रही है। 3 डेज का अपॉइंटमेंट, विद इन 3 डेज ये इस पब्लिक अनाउंसमेंट के 3 डेज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सॉरी इसमें मैंने आपको 2 डेट भी बताई थी, एक इनिशिएशन डेट थी और एक सीआईडी थी जो कमेंसमेंट इनिशिएशन डेट थी। तो हमने बताया था इनिशिएशन डेट तब होती है जब हमारा क्या कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और कमेंसमेंट इनिशिएट डेट तब होती है जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देती है। यहाँ पर ऊपर का प्लान को अप्रूव उसके सॉरी इनके क्लेम्स को अप्रूव कर देती है, सॉरी रेजोल्यूशन प्लान नहीं, आज मेरे दिमाग को क्या हो गया होगा गाइस। ठीक है, हमारे उसको अप्रूव कर देती है। ठीक है, विद इन 3 डेज ये आईआरपी अपॉइंट करेगी, पब्लिक उसमें क्या कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब क्लेम एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि आईआरपी का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, जब अगर वो करना है क्या कहता है आपका एलिजिबिलिटी चेक हो गया और 14 डेज में आईआरपी आपका अपॉइंट हो जाएगा। सेक्शन 8 में 10 डेज में आपका इनिशिएशन ऑफ कमेंसमेंट डेट से हमारा आईआरपी अपॉइंट हो जाएगा। और ये आईआरपी का टेन्यूर कब तक रहेगा, सेक्शन 22 रेजोल्यूशन प्लान जब तक रेजोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल जो परमानेंट होता है वो नहीं बन जाता तब तक रहेगा। अब इसमें क्या होता है आईआरपी पुराना वाला भी हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकता है, न्यू वाला भी ला सकते हैं, तो इसमें कंडीशन थी। फिर उसके बाद सेक्शन 18 हमारा ड्यूटीज बताते थे, मैंने आपको बताया था, फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया था। तो इसमें कहाँ कहाँ दे रखी है कि ये मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम्स कैसे कैसे होगा, कि जब आईआरपी को कैसे कैसे देंगे, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर का फॉर्म बी, फाइनेंशियल क्रेडिटर का फॉर्म सी एंड वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज का फॉर्म बी। अब ये क्लेम अप्रूव कितने दिनों में करेगा आईआरपी, 7 डेज में करेगा। क्लेम कैन बी फाइल्ड 90 डेज फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ कमेंसमेंट डेट, जो कि हमारी है जब हमारा क्लेम एक्सेप्ट हो गया था। तो वहां पर सॉरी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गई थी तो वहां पर जो हुआ था वहां से शुरू होगा जो क्लेम था, यहाँ पर 90 डेज। ठीक है, फिर उसका सेक्शन 21 कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर कॉम्पोजिशन होने लग गया है, अब जो आईआरपी अपना पत्ता कटवाने लग गया है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आईआरपी शैल कॉन्स्टिट्यूट, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, आईआरपी खुद कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारी कमिटीज ऑफ क्रेडिटर। कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं होते हैं। और एक्सेप्शन है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, अगर कोई भी अपने पर्सनल से तो वो नहीं होगी, क्या कहते हैं कॉर्पोरेट डेटर से कोई भी तरह से रिलेटेड है तो यहाँ पर उसको नहीं इंक्लूड करा जाएगा, उसके पास कोई भी राइट नहीं होगा रिप्रेजेंट करने का और पार्टिसिपेट और वोट करने का। पर ऊपर का एक्सेप्शन तब अप्लाई नहीं करता जब एट द टाइम ऑफ द इंसॉल्वेंसी, तभी वो इक्विटी में शेयर में इक्विटी में कन्वर्ट हुआ है कि एज अ कंपेंसेशन उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था। फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है तो 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हमारा सीओसी बना सकता है। कॉम्पोजिशन ऑफ सीओसी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा, वर्क 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वर्कमैन, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयज होगा। ठीक है, ओसी अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑल क्रेडिटर्स, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव 6A में अपॉइंट हो रहा है, ट्रस्टीज या एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है,
डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कितने होगा, क्या कहते हैं 50% ऑफ वोटिंग राइट्स हमारा ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करने होगा। कोरम बहुत इंपॉर्टेंट था, कोरम ऑफ सीओसी कितना डिसाइड होगा 33% ऑफ द वोटिंग राइट, ठीक है। हर जगह तो 66 नहीं है, एक जगह 90% हो गया, यहाँ पर 33% है, ठीक है। 12A में 90% था। कोरम हो गया हमारा, में हाँ विड्रॉल पे था, सेक्शन 12 विड्रॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पर 21 में हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हो गया। फिर उसके बाद आईआरपी जो है 3 प्रोफेशनल आरपीज हमारा अपॉइंट करेंगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ। कोरम 33% हो गया। अब अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान हो गया था। आईआरपी अरे काम गए, हाँ यहाँ पर सॉरी ठीक है। आईआरपी कंस्टिट्यूट हुआ है, सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कर रहा है। 7 डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, एक मीटिंग होगी, पहली मीटिंग होगी, पर उसके बाद जो मीटिंग होगी वो 30 डेज के लेटर नहीं होगी। पर हाँ, अगर 60% ऑफ सीओसी ने अगर अपने आप को एग्री कर रखा है तो वो वोटिंग हमारी सिर्फ क्वार्टर में 4 बार होगी, कुछ ऐसे ही था, ठीक है। हमने पढ़ा था ये। अरे भाई ये नीचे क्यों चला जा रहा है। हाँ, तो सेक्शन 22 हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद सीओसी अपॉइंट एग्जिस्टिंग आईआरपी एज आरपी कैसे होगा, रिटर्न कंसेंट ऑफ आईआरपी चाहिए होगी, और ये डिसीजन जो होगा वो आईआरपी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और कॉर्पोरेट डेटर्स को सीओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। न्यू आरपी आईआरपी अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना है तो सीओसी क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। इसका नेम प्रपोज करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, रिटर्न कंसेंट लेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, बोर्ड कंफर्म करेगी कि हाँ ये एलिजिबल है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। अगर बोर्ड ने नहीं रिस्पॉन्ड किया 10 दिनों तक तो पुराना वाला आईआरपी ही आरपी बन जाएगा, ठीक है। डिले ऑफ द अपॉइंटमेंट, अगर 40th डे तक डिले हुआ है तो आईसीडी के, तो आईआरपी ही एज अ सारी जो भी चीजें हैं वो सारी रेगुलेट करेगा, ठीक है। रेगुलेशन 3 ऑफ बी में ये इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी पूछ लेता है हमारा आईपीएस, कुछ भी पूछ लेता है। तो रेगुलेशन 3 ऑफ आईबी में हमारी एलिजिबिलिटी बता रखी है क्या क्या हो सकती है। आरपी की इंडिविजुअल होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होता है ये, सेम रिलेटेड नहीं होना चाहिए पार्टी से, नॉट अ एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय और नॉट एम्प्लॉय प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर एंड फॉर्म, ठीक है। सेक्शन रेगुलेशन 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलेशन 3 बात करता है। मीटिंग्स भी हमने पढ़ ली थी, 7 डेज में एक मीटिंग होगी, फिर 30 डेज तक वो कर सकते हैं हम लोग, और अगर अमेंडमेंट 18 के 1 के थ्रू क्वार्टर में सिर्फ एक मीटिंग होगी, ठीक है। नोटिस ऑफ मीटिंग किसको जाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी जाएगा, ऑपरेशन क्रेडिटर्स को भी आएगा। ये सिर्फ सुनने के लिए चला जाता है, कोई बैंक को भी चला जाता है, अगर कोई बैंक भी इंटरेस्टेड पार्टीज है किसी भी उसमें तो बैंक को भी चला जाता है। नोटिस पीरियड कितने में जाएगा, 5 डेज के अंदर जाएगा, पर अगर ऑथोरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो 24 आवर्स में भी जा सकता है, अगर कोई इमरजेंसी है, या फिर अगर ऑथोरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव है तो 48 आवर्स में भी ये नोटिस भेज सकता है। मीटिंग कन्वेंट रेजोल्यूशन, अब ये मीटिंग्स चलती रहेंगी जब तक हमारा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो जाता 31 में, या फिर लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो जाता सेक्शन 33 में, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कहानी, अब हम लोग यहाँ से हमने शायद 24 तक कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ 13 मिनट्स की। ओ माय गॉड, पूरा क्या कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस आपको अभी तक डिस्क्राइब कर दिया। डिफॉल्ट हुआ हमारा, कौन कौन इनिशिएट कर सकता है, सेक्शन 6 में दे रखा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, जो कि हमारा 7, 8 और 10 में दे रखा है। फिर उसके बाद हमारी 3 चीजें होगी जब ये क्लेम देगा, 14 डेज और 7 डेज का याद रखना है। 14 डेज में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो हमारा 5A में दे रखा है वो अप्रूव करेगा ये क्लेम, और क्या कहते हैं 7 डेज का अगर नहीं कर रहा है तो 7 डेज का करेक्शन पीरियड देगा, कोई अदर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है। फिर उसके बाद सेक्शन आ जाते हैं हम लोग 13 में कि 2 चीजें होगी, पब्लिक अनाउंसमेंट होगा अगर अप्रूव हो गया, और हमारा क्या कहते हैं सेक्शन 14 में मोरेटोरियम पीरियड होगा। मोरेटोरियम पीरियड में आपको बता दिया मैंने क्या क्या होगा। फिर हमारा आईआरपी अपॉइंट होगा, आईआरपी की ड्यूटीज और ये सब कुछ भी बता दिया मैंने कि क्या होगा, क्या वो क्लेम कैसे एक्सेप्ट करेगा और कैसे नहीं करेगा, ठीक है। सेक्शन 15, सेक्शन 16 हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ टेन्योर ऑफ आईआरपी है, सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेक्शन 18, 20 ड्यूटीज की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 21
यहाँ से पत्ता काटना शुरू कर देगा, सीओसी का अपॉइंटमेंट होगा। सेक्शन 22 हमारी बात करता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, सीओसी भी बन गया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट हो गया 22 में। 23 में हमारा मीटिंग, 24 में हमारा मीटिंग्स की बात करता है एंड 25 में हमारा ड्यूटीज की बात करता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या क्या ड्यूटीज करेगा, तो अगर उसके हाथ में कंपनी की जो डोर है वो सारे सेफ गार्ड करेगा सेट्स को, और कोई भी जो भी सारे इमीडिएट कंट्रोल ले लेगा, कस्टडी ले लेगा, सारे रिप्रेजेंट करेगा सीडी को और थर्ड पार्टीज को। इंटरिम फाइनेंस कोई भी इंक्रीज करेगा, रेज करेगा तो फिर भी करेगा, अपॉइंट प्रोफेशनल करेगा, अकाउंट लीगल प्रोफेशनल करेगा, और मेंटेन करेगा क्लेम बुक्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 27 हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यस वी कैन रिप्लेस आरपी 66% ऑफ सीओसी के वोट पे। कुछ चीजों में, कुछ टास्क में जो हमने सेक्शन 25 में पढ़े, तो उसमें हमें चाहिए अप्रूवल ऑफ सीओसी। कौन कौन सी ये सारी चीजें हैं, रेज ऑफ इंटरिम फाइनेंस, इंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन and they create instrument interest, disposal of shares, record change of ownership interest and change of the capital structures, amendment of अगर MOA and memorandum of association and article of association में कर रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आपने 2021 में यहाँ से IRP ने आरपी को अपॉइंट करना शुरू किया, सीओसी हुआ, आरपी हमारा अपॉइंट हो रहा है सेक्शन 24 में। कहाँ हो रहा है आरपी का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है प्री में वही पूछेंगे। सेक्शन नंबर 22 हमारी बात करता है आरपी के अपॉइंटमेंट की, ठीक है। सेक्शन नंबर 24, 25 ड्यूटीज, 27 रिप्लेसमेंट की बात करता है। सेक्शन 29 बात करेगा, हाँ सेक्शन 28 बात करेगा कि इन चीजों में अप्रूवल चाहिए। आरपी क्या होगा, अब ये आरपी का इन सब में तो ये सारे मिसलीनियस टास्क है कि भाई वो असेट्स उसके हाथ में, तो वो सारी चीजें कर रहा है, उसको बचाने के लिए जो भी कर रहा है, कोई भी हमारे ऑफिसर को या फिर किसी भी उसको लीगल अकाउंटेंट को हमारा अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। रेज ऑफ इंटरिम फाइनेंस कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सीओसी का अप्रूवल कर रहा है। अगर अमेंडमेंट करना है, एमओए जो भी सब्सटेंशियल अमेंडमेंट है, वो सारे वो सीओसी के अप्रूवल से लेगा। पर मेन इसका है कि वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बनाएगा, जब उसकी कंपनी की क्या गति चल रही है, क्या दुर्दशा चल रही है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में लिखेगा। अब ये पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, रेजोल्यूशन की इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में क्या है, और ये रेजोल्यूशन प्लान 180 डेज में यही सब चलेगा, वो उसके टास्क को करेगा, मीटिंग्स चलती रहेगी सीओसी की, और 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसने इस 180 डेज में एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया होगा, जिसमें उसने पूरा रेजोल्यूशन प्लान बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे करके हम इसको कंपनी को आगे भी रिवाइव कर सकते हैं और अपने क्लेम्स वापस ले सकते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है, टू रिलेवेंट इन्फो टू हेल्प फॉर्मुलेट रेजोल्यूशन प्लान के, रेजोल्यूशन प्लान कैसे होगा। ये फाइनेंशियल पोजीशन कॉर्पोरेट डायरेक्टर की बताएगा कि हम कैसे वो कर सकते हैं, इससे रिवाइव कर सकते हैं इस कंपनी को भी, और अपना क्लेम भी निकाल सकते हैं। पेंडिंग डिस्प्यूट्स बताएगा, और अदर मैटर्स जो भी बोर्ड स्पेसिफाई करेगा वो बताएगा, ठीक है, जितने भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स है। अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, रेजोल्यूशन प्लान, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन गई, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये सारी चीजें करेगा, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 21 सीओसी का बात करते हैं, सेक्शन 22 अपॉइंटमेंट की बात करता है आरपी के, फिर उसके बाद सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी हो गया, फिर उसके बाद सेक्शन 23 मीटिंग, 24 मीटिंग की बात करते हैं, 25 ड्यूटीज की बात करते हैं, 27 विड्रॉल की, 28 अप्रूवल की, 29 हमारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बन गया। अब ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सीधे कहाँ जाएगा, अब जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो आरपी इंश्योर रेजोल्यूशन प्लान मीट्स, ये कुछ रिक्वायरमेंट है कि रेजोल्यूशन प्लान ये सारी चीजें होगी जब 31 में वो रेजोल्यूशन प्लान जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे जाएगा, तो ये सारी चीजें कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ IRP कॉस्ट, जो भी प्रायोरिटी जो भी डेट्स जो है वो पे करेंगे, ये सारी कॉस्ट होनी चाहिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर टू बी पेड नॉट लेस देन, अब ऑपरेशन क्रेडिटर को आपको पूरा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको भी थोड़ा पेमेंट मिलनी चाहिए। अमाउंट अंडर लिक्विडेशन, जो भी अमाउंट क्या है, ये वाटरफॉल मैकेनिज्म जो सेक्शन 53 में दे रखा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। लॉ, ये जो रेजोल्यूशन प्लान है कोई भी लॉ से कॉन्ट्रवेन तो नहीं कर रहा है, या फिर अदर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी इबडी की, उससे तो नहीं होगा। अब आरटी जो है वो उसने भी अप्रूव कर लेगा, ये सीओसी से अप्रूवल लेगा। सीओसी कितना अप्रूवल देगी, जो हमारा रेजोल्यूशन प्लान है तो वो 66% का अप्रूवल देगी इसको।
क्या कहते हैं रेजोल्यूशन प्लान को, अब बताइए फिजिबल है या वायबल है या नहीं। If the peon other than financial creditors apply to for the resolution plan, it is not mandatory to put him in the meeting. He will not have the voting and share what rights, voting rights नहीं होंगे इसमें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आरपी ने अभी ये सारी चीजें 30 में कंडीशंस बता रखी है कि ये सारी जो रेजोल्यूशन प्लान में हो सकता है होना चाहिए। और फिर अब सीओसी का ये लोग अप्रूवल ले लेंगे 66%, अगर नहीं देगा तो वहां पर सेक्शन 33 में लिक्विडेशन हो जाएगा। अगर दे रहा है तो ये अब ए के पास चला जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 31 में देखेगा अगर सारी जो कंडीशन से 32 में मेट हो रही है या नहीं, फिर वो ऑर्डर देगा। जो ऑर्डर होगा वो कॉर्पोरेट डेटर्स, गारंटर्स, एम्प्लॉयज और मेंबर्स और क्रेडिटर्स में सब पे बाइंडिंग होगा। अभी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होगा वो ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड लेगा कि बॉडी के कहते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ए अप्रूवल। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो अप्रूवल लेगा बोर्ड से 1 ईयर के अंदर, रेगुलेटरी बॉडी के 1 ईयर रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल लेगा। अगर रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड नहीं हुआ 180 डेज में तो ए जो है 33 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 33 में हमारा क्या कहते हैं लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगी। अब सेक्शन 33 में अगर रेजोल्यूशन प्लान 31 में इधर आइदर यू सेल, ठीक है, 31 में आप सेल हो गए, 33 में आप सिंक हो गए, तो इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन होगा। कौन पास करेगा लिक्विडेशन ऑर्डर? हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और अगर कोई भी कब पास हो सकता है, जब उसको वो रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट नहीं करता तो पास हो रहा है ये लिक्विडेशन ऑर्डर। और फिर दूसरा, अगर रेजोल्यूशन प्लान कोई भी 180 डेज में नहीं सबमिट हुआ या 270 डेज में, तो वहाँ पर एक्सपायरी हो गया सीआईआरपी का पीरियड, तो वहाँ पर लिक्विडेशन हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन हमारा अंडर सेक्शन 12 दे रखा है 330 डेज, तो वहाँ पर हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ सीआईआरपी अंडर सेक्शन 56 देखते हैं, सीआईआरपी अगर अंडर सेक्शन 56 होगी तो वहाँ पर भी हम लोग रेजोल्यूशन वो लिक्विडेशन का दे सकते हैं, या फिर रेजोल्यूशन का कोई भी कॉन्ट्रोवेंशन होता है तो वहाँ पर भी हम लिक्विडेशन का दे सकते हैं। मोरेटोरियम पीरियड अनाउंस हो जाएगा कि अब इसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट नहीं होगी, क्योंकि लिक्विडेशन में है ये कंपनी। लिक्विडेशन में इनिशिएट प्रोसीडिंग बिहाफ ऑफ सीडी अप्रूवल ऑफ ए। 33 में हमारा लिक्विडेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। अब सेक्शन 32 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अपील अगेंस्ट अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब यहाँ पर अगर किसी ने हमारा रिजेक्ट कर दिया तो 33 में, तो इसके खिलाफ अपील कहा जाएगी। अपील, नो अपील लाइज अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ प्लान। अगर रिजेक्शन हुआ तो कोई अपील वैसे लाई करती नहीं है, पर अगर फिर भी रेजोल्यूशन से किसी को भी डिसेंटिंग है तो अपील 30 डेज में फाइल होगी टू एनक्लैट, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ अप्रूवल क्या होगा, लॉ कंट्रोवेंशन हुआ है, इरेगुलरिटी हुई है कोई भी आरपी प्लान में, मतलब अगर यहाँ पर 33 में लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया तो वहाँ पर तो उसकी कोई अपील नहीं दे रखी है, पर अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान से डिसेंटिंग पार्टी है तो वहाँ पर अपील के लिए जा सकती है। 30 डेज में एनक्लैट के पास जाएगी, 32 में वो एनक्लैट के पास जाएगी रेजोल्यूशन प्लान के। अब यहाँ पर किस बेसिस पे जाती है कि हमारे रेजोल्यूशन प्लान में लॉ कंट्रोवेंशन हुआ है, इरेगुलरिटी हुई है किसी भी आरपी के साथ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को तो हमेशा ये लोग थोड़ा इधर ही जगते, तो वो अनपेड रह गया है। सीआईआरपी कॉस्ट जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं करी गई है, सेक्शन 53 का मैकेनिज्म नहीं फॉलो हुआ है, ये कोई भी नॉन कंप्लायंस का है, ठीक है। सेक्शन 32A में दे रखी है सीडी इनिशिएशन ऑफ कमीशन वो कमिटमेंट डेट में वहां से इम्यूनिटी मिल जाती है। किसको मिल जाती है? सीडी को मिल जाती है, हमारी कॉर्पोरेट डेटर्स को। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव तक वहां पर उसको इम्यूनिटी रहती है और कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं मिलती है। तो ये था हमारा पूरा सीआईआरपी का प्रोसेस, जो हमारा स्टार्ट होता है डिफॉल्ट से और खत्म होता है 31 एंड 33 पे, और जिसकी हम सिर्फ 31 की हम लोग अपील डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं। इसका एक तो ये याद रखना है आपको, रेगुलेशन जो था, रेगुलेशन 3 से हम लोग एलिजिबिलिटी ऑफ आईआरपी पता करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ग्रीन मार्क कर देती हूँ। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर, ठीक है। मीटिंग सेक्शन 24 का है, फिर उसके बाद 21 का सीओसी है, 22 का हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, मीटिंग्स 24 में हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 25 में हमारा ड्यूटीज हो गई आरपी की, 27 में हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी हो गया। फिर उसके बाद 28 में हमारा कुछ ऐसे टास्क है जो ड्यूटीज ऑफ आरपी जिसमें सीओसी का अप्रूवल चाहिए। कितना चाहिए ये याद रखिएगा, हर जगह 66% नहीं है, कई जगह 90% भी है। जब विड्रॉल है तो 90% है, 33% भी है। जब हमारा क्या कहते हैं, वैसे तो वोटिंग में 33% कब है, कोरम में 33% है।
तो ये सारी चीजें याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा होता है CIRP प्रोसेस खत्म। तो अब हम सीधे चलेंगे PPIRP के लिए। मैं थोड़ा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी CIRP और कंपनी या LLP के लिए कौन होता है? तो वो होता है एनक्लैट के लिए होता है। एनक्लैट अगर CIRP प्रोसेस कोई भी कंपनी या LLP के खिलाफ हो रहा है तो एनक्लैट है। अगर इंडिविजुअल हो रहा है तो फिर हमारा कौन है? DRT है, ठीक है। अपील किसी जाएगी एनक्लैट की अपील जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। कब अपील है? 30 डेज की। मैंने आपको बताया मैक्सिमम 45 डेज की। ये आगे पढ़ेंगे 45 डेज की जो मैक्सिमम है किसके पास जाएगी, कैसे जाएगी, तो वो पढ़ेंगे। अपील एनक्लैट की SC के पास कब जाएगी? 45 डेज की जाएगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे अगर होगा। डिफॉल्ट अमाउंट अगर 24 मार्च 2020 का क्या था? CIRP का क्या है? अगर ये अमेंडो के 1 करोड़ हुआ है, CIRP का 1 करोड़ हुआ है, हमारा PPIRP का कितना है? 10 लाख, ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सन एक्सक्लूड्स FSP फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में। 14 डेज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए, 7 डेज का करेक्शन विंडो है। IRP अपॉइंट होना चाहिए 14 डेज के अंदर। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ IRP कितना है? 30 डेज। क्यों है 30 डेज? पता नहीं। ऑपरेशनल क्रेडिटर टू बी इंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ COC मीटिंग्स, एग्रीगेट कितने 5 डेज का वैसे था पहले। और परसेंटेज ऑफ डेट और ड्यूज अगर उनका 10% परसेंटेज ऑफ डेट ड्यू है तब तक। मिनिमम कोरम COC का 33%। 90% मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, जब हमारा 12A में विड्रॉल हो रही है। 29A इनएलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स 29A में दे रखा है, ये आप देख लीजिएगा। NPA कब डिक्लेयर होगा? 1 ईयर से ज्यादा अगर आपका नॉन प्रॉफिट वो है असेट से, तो NPA 29A में हमारा डिक्लेयर हो जाएगा। अंडर PPIRP आगे पढ़ेंगे हम। आई थिंक आज के लिए इतना सही है। ये बाकी क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे PPIRP के लिए। तो हमने आज सारा CIRP प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग कल सारे बाकी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना IBC लॉ पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप पहले दूसरी वीडियोस चेक करके आइए, फिर उसके बाद हम लोग ये इनिशिएट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आज लिटरली 4 बज गए वीडियो रिकॉर्ड करते करते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो थोड़ी मेरी अगर एनर्जी कम लग रही है तो मेरे को माफ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी सेम एनर्जी और सेम उसके साथ और क्रैक करते हैं इस बार एग्जाम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। ओके, बाय।